हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत के भाग 1 के चैप्टर 4 को। तो चलिए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो चैप्टर का नाम है और इसे ही हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था कि इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आधैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और तीसरी है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो होती है वो इसी ऋग्वेद के काल से होती है। वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। इन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया होता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा होता था जिसमें एक खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता था। बौद्धिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, जिसमें से हम सुनते हैं लोपामुद्रा है और भी बहुत सारी थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या बौद्धिक संस्कृत कहलाती है, जो कि अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में बोला जाता था, माँ हिंदी में बोला जाता है और मदर अंग्रेजी में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। इतिहास को जानने के लिए पुरातत्ववेत्ता भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का ही अंश है। खुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद किया गया। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि उस समय में लड़कों और घोड़ों का काफ़ी महत्व था। घोड़ों से लड़ाइयों में रथ खींचे जाने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयाँ मूलतः मवेशी और ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ज़मीन के स्रोत इसलिए क्योंकि ज़मीन रहेगा तभी तो मवेशियों को उसमें से हरा
खाना चारा मिलेगा और खाना मिल पाएगा। और बंदी लोगों को इसलिए बनाया जाता होगा क्योंकि लोग जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा युद्ध वो लोग जीत पाएंगे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ पुरोहित तथा कुछ शेष भाग आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयोग में होता था। यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। सभा के सभी लोग मिलकर युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे और अपनी सभा में से सबसे बहादुर और कुशल योद्धा को सरदार चुनते थे। लोगों लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पहला था पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, जो यज्ञ करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा महल में नहीं रहते थे और न ही इनकी कोई स्थायी और न ही ये जन्मजात राजा हुआ करते थे। ये अपने में से जो बहादुर होता था, सभा के लोग उसी को चुनकर राजा बनाते थे। तो उस समय जो है जन्म के आधार पर राजा नहीं, बल्कि जो सबसे शक्तिशाली और बहादुर होता था उसे राजा बनाया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था। पहला था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विष या वैश्य शब्द निकला। ऋग्वेद में विष एवं जनों का नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष भरत जन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की है वे खुद को आर्य कहते थे तथा उनके विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे एवं दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास से मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री एवं पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। वे उनसे जो भी काम चाहे वे करवा सकते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर भी एक अलग विकास हो रहा था। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित हुई। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर थे तो कुछ बाहर थे। महापाषाण को ताबूत या समाधान शिष्ट कहा जाता है। कुछ शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग होता था जो शायद पत्थर से बने कमरे में जाने के रास्ता होता था। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए पत्थर मिलते थे। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर ले जाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना आदि काम होते थे। इन सभी कब्रों में मृतकों के साथ एक खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एवं रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उनके साथ लोहे और हथियार, औजार और घोड़ों के कंकाल या सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी होते थे। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र से सोने के 33 मणके एवं एक शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जिससे सामाजिक विभिन्नता के बारे में पता चलता है और लगता है कि ये व्यक्ति अपने कबीले का सरदार या राजा होगा। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दफनाया जाता था। मरने के बाद पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में डालकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों को गोलाकार पत्थरों से घेर कर चिन्ह के रूप में रखा जाता होगा। इनाम गांव भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहां 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था।
उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार घर में भी दफनाया जाता था। जैसा कि देखा गया है कि यहाँ एक घर में आंगन के बीचों बीच एक शव को दफनाया गया था। कंकालों से जो मिलते थे पुरातात्विदों को, उनकी लिंग को पहचान करना कि वो लड़का है या लड़की काफ़ी मुश्किल होता होगा। कंकाल का लिंग पहचान के लिए कभी कभी उनके साथ मिली वस्तुओं के आधार पर यह निर्णय किया जाता था कि वह स्त्री है या पुरुष के कंकाल है। लेकिन अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल को पहचानने के लिए सबसे सही तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनका कीट प्रवेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता के नाम से किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ लिया और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, क्योंकि अभी तो हमें 206 ही बताई गई हैं। इनाम गांव के पुरातात्विदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और हड्डियों पर कटे के निशान मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जानवरों को काटकर उन्हें खाया जाता होगा। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्रित की जाती थी, जिससे कि उसे भी खाने का अनुमान लगाया जाता है। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर में सभी विशेष पहलुओं को आपको समझा दिया है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड डे।